हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध। जी हां दोस्तों, आवास के बाहर गेट पर लटका मिला ये संदिग्ध वस्तु। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुरक्षा को लेकर, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहाँ पीओके में पाकिस्तान के झूठ और दोहरेपन को लेकर लोगों में गुस्सा, सड़कों पर उतरे पीओके के लोग। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जर्मन राजदूत एकरमैन का कश्मीर को लेकर फिर एक बार बहुत बड़ा बयान। दोस्तों बताएंगे क्या कहा इस बार उन्होंने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां ऋषि सुनक जी के यूके के प्रधानमंत्री बनने को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बताएंगे क्या है इस रिपोर्ट में, क्या ऋषि सुनक जी बनेंगे प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के, सबसे पहले आपको भी बताने वाले हैं दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश से सबसे बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। बताएंगे हिमाचल के लोग इस बार किसको जिता रहे हैं दोस्तों इलेक्शन में, और साथ ही साथ हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और भारतीय सेनाओं पर आपको गर्व है। इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध। आवास के गेट पर लटका मिला हॉट बैलून। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। 3 मूर्ति व अकबर रोड गोल चक्कर के साथ स्थित प्रधानमंत्री आवास के गेट पर स्थित पीपल के पेड़ पर हॉट बैलून लटका मिला है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास में इसी गेट से आते जाते हैं। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों के अफसर व फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद हॉट बैलून को नीचे उतारा गया, और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। दिल्ली पुलिस जिले का अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि बैलून साधारण था। नई दिल्ली जिले की चाणक्यपुरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि चाणक्यपुरी थाना पुलिस को रविवार सुबह 8:30 बजे सूचना मिली थी कि अकबर रोड 3 मूर्ति मार्ग गोल चक्कर के पास स्थित पीएम आवास के गेट पर पीपल के पेड़ पर बैलून लटका हुआ है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नई दिल्ली जिले में हॉट बैलून व ड्रोन आदि उड़ाने पर प्रतिबंध है। इनके उड़ाने पर धारा 144 लगी हुई है। दोस्तों चाणक्यपुरी थाना पुलिस ने डीडी एंट्री जांच कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि रविवार देर शाम तक मामला दर्ज नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों इसकी जांच की जा रही है, आखिर ये बैलून आया कहां से। बैलून बेहद नॉर्मल था दोस्तों, लेकिन जांच करना तो इसका बनता ही है दोस्तों कि आखिर इन प्रतिबंधित एरिया में दोस्तों ये प्रतिबंधित चीज आखिर आई कैसे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी कहना कमेंट में मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी के हर एक फैसले का दिल से समर्थन करते हैं तो साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पीओके में पाकिस्तान के झूठ और दोहरेपन को लेकर लोगों में तगड़ा वाला गुस्सा, सड़कों पर उतरे लोग। आखिर क्या है पूरा मामला बता दें। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के झूठ को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने 1947 के पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले की निंदा की। पीओके के लोग जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी के असद नवाज और आबिद शाहीन जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पार्टी जेके नैप ने अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ बाग, अजीरा, रावलकोट और पिंडी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के झूठ और दोहरेपन का खुलकर विरोध किया। पाकिस्तान विरोधी और सेना विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे और पाकिस्तान विरोधी बैनर पकड़े हुए थे, जिन पर ब्लैक डे लिखा हुआ था। 22 अक्टूबर को 1947 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी सेना समर्थित कबायली हमले की याद में मनाया जाता है। 21 से 22 अक्टूबर 1947 की मध्य रात्रि को जम्मू कश्मीर के इतिहास में काला दिवस माना जाता है। और ऐसे में दोस्तों इन लोगों का अब पाकिस्तान के सरकार के प्रति गुस्सा दोस्तों ये दर्शाता है कि पीओके के लोग खुद पाकिस्तान से ऊब गए हैं दोस्तों, परेशान हो चुके हैं, और उनके झूठे दलीलें, झूठे दिलासों को लेकर दोस्तों पीओके की जो जनता है वो पूरे तरीके से बौखला गई है दोस्तों। उनका भरोसा पाकिस्तान की सरकार से हट चुका है। ऐसे में अगर आप भी मानते दोस्तों कि बिना युद्ध किए पीओके अगर भारत ले सकता है, तो वो एक ही रास्ता है दोस्तों कि पीओके के सारे लोग मिलकर के अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगाए तो पीओके के लिए पूरा विश्व दोस्तों भारत के साथ खड़ा हो सकता है। मानते कि नहीं आप लोग इस बात को लेकर? जमीन से जुड़ी इस खबर को लेकर दोस्तों राय सुझाव अपनी जरूर
दीजिएगा आप लोग, इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। और जहां जम्मू कश्मीर की बात होती है दोस्तों, वहां पर आपका राय तो बनता ही है दोस्तों, तो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग का क्या मानना है इसको लेकर, कैसे पीओके को भारत वापस ला सकता है दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जर्मन राजदूत एकरमैन का बड़ा बयान, कहा कश्मीर मुद्दे पर बर्लिन अपने रुख पर कायम है। जी हां दोस्तों, जर्मनी ने रविवार को कहा है कि उसने कश्मीर पर अपना रुख नहीं बदला है और इस जटिल विषय के समाधान के लिए द्विपक्षीय तरीका ही उपयुक्त हो सकता है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर कोई नई जर्मन नीति नहीं है और बर्लिन इस मामले में अपने पुराने रुख पर कायम है। भारत ने कुछ दिन पहले ही इस मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र को शामिल करने की जर्मनी और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की राय को खारिज कर दिया था। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बायरबॉक और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने 7 अक्टूबर को बर्लिन में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की संभावित भूमिका की बात की थी, जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। दोस्तों, एकरमैन ने कहा कि स्पष्ट रूप से कहें तो हम मीडिया के रूखेपन से थोड़े हैरान हैं। आप जानते हैं कि मीडिया तथा सोशल मीडिया थोड़े रूखे हैं, हम इसका संज्ञान लेते हैं। स्पष्ट रूप से जिन शब्दों का उन्होंने यानी कि जर्मन विदेश मंत्री ने इस्तेमाल किया, उससे थोड़ी गलतफहमी पैदा अवश्य हुई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जर्मनी ने कश्मीर पर अपना रुख नहीं बदला है, हम अपने इस सतत रुख पर कायम है कि द्विपक्षीय वार्ता द्विपक्षीय रास्ते से ही आगे बढ़ा जा सकता है। यानी कि दोस्तों, जर्मन के विदेश मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया था दोस्तों कश्मीर को लेकर, उनको ढकते नजर आए हैं जर्मनी के राजदूत एकरमैन द्वारा दोस्तों, और कह दिया है कि यह द्विपक्षीय मुद्दा ही है और द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाया जाना चाहिए, हमारा इस पे कोई अधिकार नहीं। ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां ऋषि सुनक को जिताने के लिए जी जान लगा रहे हैं पाकिस्तानी सांसद भी। जी हाँ, भारतीय एमपी के फेवरेट बन चुके हैं बोरिस जॉनसन। बता दें, ब्रिटेन में लिज ट्रस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए कंजर्वेटिव सांसदों के बीच लामबंदी तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि उनके समर्थन के लिए जरूरी सांसद उनके पास खड़े हैं, तो वहीं ऋषि सुनक जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी तेज कर दी है। सुनक ने ट्विटर पर कहा है कि ब्रिटेन एक महान देश है, लेकिन हम एक गहन आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहता हूं, अपनी पार्टी को एकजुट करना चाहता हूं और अपने देश के लिए काम करना चाहता हूं। जी हां, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन के बीच चुनाव करना रह गया है। ऐसे वक्त में देखा जा रहा है कि बोरिस जॉनसन के समर्थन भारतीय मूल के सांसद मुखरता से खड़े हैं, तो वहीं ऋषि सुनक के पक्ष में पाकिस्तानी मूल के सांसद भी खड़े हैं। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि इस बीच ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने ऋषि सुनक का समर्थन किया है। सुएला ने बीते चुनाव में सुनक के बदले लिज ट्रस को वरीयता दी थी। जी हाँ दोस्तों, अब ऋषि सुनक के साथ खड़ी है, आपको बता दें। साथ ही साथ तो वहीं पाकिस्तानी मूल के सांसद साजिद जाविद ने ऋषि सुनक का समर्थन किया है। आपको बता दें कि साजिद जाविद ने भी बीते चुनाव में लिज ट्रस का समर्थन किया था। साजिद जाविद पूर्व में ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री और राजकोष के चांसलर के रूप में कार्य कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ऋषि सुनक जी ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश करने का ऐलान तो कर दिया, साथ ही साथ कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मैं जो भी संभव होगा सारे कार्य करूंगा और देश को इकोनॉमी के स्तर पर पटरी पर लाकर खड़ा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या ऋषि सुनक जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं यूनाइटेड किंगडम के यानी ब्रिटेन के दोस्तों, तो क्या वो लिज ट्रस से बेहतरीन काम कर पाएंगे दोस्तों? अगर आप भी कहते हैं हाँ, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बोरिस जॉनसन जो है दोस्तों, वो बार बार ऋषि सुनक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके आप मैदान से हट जाइए और मेरा समर्थन कर दीजिए और मुझे प्रधानमंत्री बनने दीजिए। यानी कि दोस्तों बोरिस जॉनसन ये चाहते हैं कि ऋषि सुनक जी किसी भी प्रकार से चुनाव ना लड़े, क्योंकि उनको पता है कि पूरे सांसद का समर्थन ऋषि सुनक जी को, और ऐसे में बोरिस जॉनसन खुद प्रधानमंत्री फिर से बनना चाहते हैं दोस्तों। ऐसे में ऋषि सुनक को जिस प्रकार से बरकराने की कोशिश की जा रही है बोरिस जॉनसन द्वारा, क्या बोरिस जॉनसन की बात को ऋषि सुनक जी को माननी चाहिए दोस्तों, या बिल्कुल नहीं? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, अब हत्या की कोशिश का केस हुआ दर्ज। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं दोस्तों। एक के बाद एक परेशानी उन पर पहाड़ बनकर टूट रही है। पहले तोशाखाना
मामले में संपत्ति छिपाने के लिए चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य करार दिया और इस घटना को 2 दिन भी नहीं बीते कि एक नई मुसीबत उनके गले आ पड़ी। जी हां, दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान पर अब हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हो गया है और ये मामला और किसी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान में सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन के नेता ने दर्ज कराया है। दोस्तों, पीएमएलएन के नेता और नेशनल असेंबली के सदस्य मोहसिन शहनवाज रांझा ने इमरान खान पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया है। तोशाखाना मामले में इमरान को अयोग्य घोषित करने के फैसले का पीटीआई समर्थक चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध कर रहे थे। रांझा ने दावा किया है कि इसी दौरान उनकी कार पर कुछ लोगों ने हमला किया और शीशा तोड़कर उसमें घुसने की कोशिश की। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर मुकदमा इस्लामाबाद के सचिवालय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां खैरस्तान में न्यूक्लियर अटैक का डर, रशिया ने इलाका खाली करने को कहा है। जी हां दोस्तों, रूसी अधिकारियों ने खैरस्तान निवासियों को तत्काल इलाका खाली करने का आदेश दे दिए हैं। रशिया के इस आदेश से इलाके में न्यूक्लियर अटैक की आशंका पैदा हो गई है। लोगों में डर है कि रूस कभी भी इस इलाके में अपने युद्धक विमानों से परमाणु बम गिराना शुरू कर सकता है। इससे हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि रशिया ने एक आधिकारिक रिपोर्ट में बताया है कि क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए यहाँ के लोगों को नदी के उस पार जाने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर पश्चिमी देशों ने आशंका जताई है कि रूसिया यूक्रेन सेना को सबक सिखाने के लिए यहाँ न्यूक्लियर अटैक करने वाला है और इसी क्रम में स्थानीय लोगों को पूरा इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कम क्षमता वाले ये बम उन इलाकों में गिराने वाले हैं जहां यूक्रेनी सेना इस समय मजबूत स्थिति में खड़ी है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां सबसे बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है दोस्तों, जहां पर 62% अमेरिकियों ने माना है कि अगर ट्रंप आज राष्ट्रपति होते तो पुतिन कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं करते। जी हां दोस्तों, एक नए सर्वे के मुताबिक ज्यादातर अमेरिकियों का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करता। शुक्रवार को हार्वर्ड सेंटर फॉर अमेरिकन पॉलिटिकल स्टडीज बोले तो कैप्स हैरिस पोल ने सर्वेक्षण जारी किया। पोल के मुताबिक 62% लोगों का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो व्लादिमीर पुतिन कभी यूक्रेन पर हमला नहीं करते। सर्वे में जब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के उत्तरों को देखा गया तो उसमें से 85% रिपब्लिकन और 38% डेमोक्रेट ने इसका उत्तर दिया। हालांकि इस पोल में हिस्सा लेने वाले अमेरिकियों में से 38% का मानना था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो भी पुतिन यूक्रेन पर हमला कर देते। तो वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के आलोचकों का मानना है कि पुतिन के साथ पूर्व राष्ट्रपति के संबंध बेहद मधुर थे। लोगों ने उदाहरण के तौर पर कहा कि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से रशिया को G7 में शामिल होने का आह्वान किया था और बार बार यूक्रेन की आलोचना की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि अगर जो बाइडेन की जगह आज डोनाल्ड ट्रंप होते अमेरिकी राष्ट्रपति तो क्या रशिया यूक्रेन पर आक्रमण करता? दोस्तों, क्या पुतिन आज ये फैसला लेते यूक्रेन को लेकर? देखते हैं क्या जवाब होता है आप लोगों का। दोस्तों, आप कमेंट करते रहिए, हम आपके कमेंट को पढ़ते रहेंगे। दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां INS अरिहंत, USS वर्जीनिया, K4 और अग्नि P शी जिनपिंग को भारत अमेरिका का अब सीधा संदेश। जी हाँ, एशिया महाद्वीप इस हफ्ते कई बड़े घटनाओं का गवाह रहा। चीन में शी जिनपिंग रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुए तो वहीं भारत ने पहली बार अपनी परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी से परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया। इसके चंद दिनों बाद ही भारत ने अपनी अब तक की सबसे अत्याधुनिक बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल को भी फायर कर दिया। जी हाँ, और इस बीच अमेरिका ने भी परमाणु मिसाइलों से लैस अपने सबसे खतरनाक पनडुब्बी को अरब सागर में पाकिस्तान के नजदीक प्रदर्शित किया। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को पाकिस्तान के इतने करीब समुद्र की सतह पर दिखाया। इन सभी घटनाओं का कनेक्शन चीन से जोड़कर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। आपको बता दें 14 अक्टूबर को भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सफल प्रक्षेपण की घोषणा की और इस दौरान ना तो मिसाइल का नाम बताया गया और ना ही उसकी रेंज। मिसाइल परीक्षण जगह को भी गुप्त रखा गया। भारत के पास 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 और 3500 किलोमीटर रेंज वाली K-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी तक इन मिसाइलों को पानी के अंदर मौजूद स्थिर प्लेटफॉर्म से फायर किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां ईरान का हिजाज
हिजाब प्रोटेस्ट अमेरिका जर्मनी में भी फैला, लोगों ने निकाला मार्च, सरकार के पतन के लगे नारे। जी हां, ईरान में मोरालिटी पुलिस की हिरासत में 22 साल की युवती महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में जर्मनी की राजधानी बर्लिन, अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी और लॉस एंजलिस में लोगों ने मार्च निकाला। यूएस नेशनल मॉल के पास हजारों की तादाद में सभी आयु वर्ग के महिला और पुरुष इकट्ठे हुए और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए व्हाइट हाउस की ओर बढ़ने लगे। अमेरिका में अलग अलग संगठनों द्वारा आयोजित इन विरोध प्रदर्शनों में वाशिंगटन डीसी में रहने वाले ईरानी शामिल हुए और इसके अलावा कुछ लोग टोरंटो से यहाँ आए। जी हाँ दोस्तों, लॉस एंजलिस में भी विरोध प्रदर्शन हुए जहाँ बड़ी तादाद में ईरानी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला और एक सड़क को बंद भी कर दिया। उन्होंने ईरान सरकार के पतन के नारे लगाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इतना ही नहीं दोस्तों, अब तुर्की से भी बड़ी खबर आ रही है, जहाँ तुर्की में श्रीलंका से भी बहुत बुरे हालात, चुनाव जीतने के लिए एर्दोगन कर रहे हैं। अब हिजाब की बात कराएंगे, जनमत संग्रह। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने शनिवार को देश के संस्थानों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर एक जनमत संग्रह करवाने का प्रस्ताव दिया है। बता दें कि एर्दोगन ने 2012 में तुर्की का राष्ट्रपति बनने से ठीक एक साल बाद 2013 में हिजाब पर से प्रतिबंध हटा दिया था। ऐसे में इस्लाम के कट्टर अनुयायी रहे एर्दोगन का रेफरेंडम करवाने का प्रस्ताव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दें कि अगले साल तुर्की में आम चुनाव होने वाले हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसी हुई है। महंगाई दर 83.5% पर पहुंच चुकी है। तुर्की में हालात किस हद तक खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में महंगाई दर 23.2 है और लगभग दिवालिया साबित हो चुके श्रीलंका में यह दर 69.8 है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह फेल साबित हुए हैं। ऐसे में अगली बार फिर से देश का नेतृत्व करने के लिए उन्हें ऐसे बहाने चाहिए जिसके दम पर वे मतदाताओं को मूल मुद्दे से ध्यान हटा सके। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर क्या बीमार चल रहे हैं पुतिन, हाथ पर दिखे रहस्यमय निशान। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उनके हाथ पर कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन के हाथ पर सिरिंज के निशान है। रशिया की ओर से जारी ऑफिशियल वीडियो में ये निशान दिखाई दे रहा है। एक सैनिक से हाथ मिलाने के दौरान हल्के निशान दिखाई दे रहे हैं। कीव पोस्ट के रिपोर्टर जेसन जे स्मार्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अटकलें लगाते हुए पूछा कि रूसी सरकारी समाचारों की ओर से जारी वीडियो में पुतिन के हाथ पर क्या आईवी ट्रैक के निशान है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उन्होंने दावा किया है कि पुतिन से जुड़े 2 वीडियो सार्वजनिक किए गए थे, लेकिन दाग को छिपाने के लिए उन पर भारी वाटर मार्क लगाया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां अंधकार पर प्रकाश की विजय होती रहे, इजरायली राष्ट्रपति ने भारत को दी बधाई, कहा हैप्पी दीपावली इंडिया। जी हाँ दोस्तों, दीपावली से एक दिन पहले ही भारत को दुनिया भर से बधाई संदेश मिलने शुरू हो गए। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने रविवार को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अन्य भारतीय दोस्तों को दिवाली पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो अंधेरे के खिलाफ उजाले की जीत की कामना करते हैं। इससे पहले भी इजरायली राष्ट्रपति भारतीय त्योहारों पर बधाई संदेश देते रहे हैं। भारत की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान राष्ट्रपति इजरायल के त्योहारों पर बधाई संदेश देते रहे हैं। दिवाली या दीपावली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई, अंधेरे पर उजाले और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इजरायली राष्ट्रपति के द्वारा भारत को विश किए जाने पर दोस्तों आप भी उनको हैप्पी दिवाली जरूर कह दीजिएगा इजरायली राष्ट्रपति को। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे भारत को दोस्तों हैप्पी दीपावली विश किया और ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों, आप भी कमेंट के माध्यम से मोदी जी को हैप्पी दीपावली मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर अमेरिका को नाराज करके चीन के करीब आ रहा है सऊदी अरबिया। ऑयल पॉलिसी पर जो बाइडेन को लगाई कड़ी फटकार। बता दें, ओपेक प्लस समूह तेल उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा कर पहले ही अमेरिका को बड़ा झटका दे चुका है। सऊदी अरब इस समूह का सबसे प्रमुख सदस्य है जो अमेरिका को और ज्यादा नाराज करने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने शुक्रवार को अपने चीनी समकक्ष के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की और इस बैठक में दोनों के बीच वैश्विक तेल बाजार में सहयोग और परमाणु ऊर्जा पर सहयोग को लेकर चर्चाएं हुई। जाहिर है कि चीन और सऊदी अरब
के बीच बढ़ते सहयोग से अमेरिका खुश नहीं होगा, क्योंकि चीन के साथ उसके संबंध दशकों में सबसे खराब चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सऊदी क्राउन प्रिंस आएंगे भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी से होगी ऊर्जा सुरक्षा पर अहम मुलाकात। बता दें, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया यानी KSA के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान नवंबर के बीच भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। सऊदी प्रिंस का ये दौरा बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि ये दौरा इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले किया जा रहा है। वो 14 नवंबर को भारत आएंगे और उसी दिन वापस लौट जाएंगे। भारत की ओर से उन्हें इस दौरे के लिए इनविटेशन भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां 15,76,000 दीपों से रोशन हुई अयोध्या ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। तस्वीरों में दिखा विहंगम नजारा। जी हाँ दोस्तों, 15 लाख दियों से रोशन हुई अयोध्या, प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी में बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। बता दें, अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी से यह अवसर यादगार बन गया। दोस्तों, ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी जी दीपोत्सव के कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने दीपोत्सव का शुभारंभ करने से पहले राम लला जी के दर्शन किए और राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरयू तट पर आरती उतारी और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने दीपोत्सव का शुभारंभ किया। 15 लाख दीपों को जलते ही राम की नगरी जगमगा उठी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दीपोत्सव का ये भव्य आयोजन भारत के सांस्कृतिक जागरण का प्रतिबिंब है। सदियों बाद अयोध्या जगमगा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने अतीत में एक से बढ़कर एक झंझावतों का सामना किया है और फिर उससे निकलकर एक गौरवशाली भविष्य का निर्माण किया है। ये सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि हमने दीप जलाना नहीं छोड़ा है। दीपक खुद जलकर अंधेरे को खत्म करता है और ये भारत के पराक्रम को दर्शाता है। समय दोस्तों, अगर आप भी इस 15 लाख से ज्यादा दीप की रोशनी का दोस्तों दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम भारी मात्रा में लिखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कौन मारेगा बाजी। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हैं, साथ ही जीत का दावा भी कर रही हैं दोस्तों। और इस बीच ABP न्यूज के लिए सी वोटर ने हिमाचल प्रदेश में साप्ताहिक ओपिनियन पोल किया है और इस ओपिनियन पोल में कई मुद्दों पर लोगों से सवाल किए गए हैं। इन सवालों में कई जवाब चौंकाने वाले मिले हैं। आखिर दोस्तों आपको बता दें कि सर्वे में क्या सवाल पूछे गए, उनका क्या जवाब मिला। आप सभी को बता दें, जब पहला सवाल पूछा गया कि क्या हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा फैक्टर होंगे, तो ओपिनियन पोल के मुताबिक 54% लोगों ने माना है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे बड़े फैक्टर होंगे। बाकी बचे 46% लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हिमाचल प्रदेश चुनाव में बड़ा फैक्टर नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करने से विपक्षी दलों को उल्टा नुकसान होगा, तो 57% लोगों का कहना था कि हाँ, टारगेट करने से विपक्षी दलों को उल्टा नुकसान जरूर होगा। बाकी का कहना है नहीं होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जीतने योग्य प्रत्याशी किसके पास है, तो लोगों ने 49% ने कहा है कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा जीतने योग्य प्रत्याशी है, तो वहीं कांग्रेस के पास 45% और आम आदमी पार्टी के पास 6% जीतने के योग्य प्रत्याशी है। ऐसा ओपिनियन पोल में कहा गया है। दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में किस किस सरकार बनेगी, कौन भारी मतों से जीतेगा, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और आप सभी को जाते जाते दीपावली की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।